सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग ने। तो अभी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि भारत का या यूं कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और यहीं पे खेले गए फाइनल में चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। तो आप यूं कह सकते हो कि 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल का खिताब जीता। और अभी किसे हराया? तो पिछले साल की विजेता गुजरात टाइटंस को। देखो, चेन्नई सुपर किंग ने ये 5वां खिताब जीता है। कब कब जीता इससे पहले? 2010 में, 2011 में, 2018 में और 2021 में। और अभी ये 2023 का आईपीएल खिताब भी इसने जीत लिया। पिछले साल का 2022 में आपको पता है किसने? गुजरात टाइटंस ने, और ये नई टीम बनी थी। इस साल ये आईपीएल का 16वां संस्करण है जिसको चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो पहले तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की बात करते हैं। ऑरेंज कैप ये किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। तो ये भी मिला है शुभमन गिल को, गुजरात टाइटंस के हैं। पर्पल कैप उन्हें मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ये मिला है मोहम्मद शामी को, ये भी गुजरात टाइटंस के हैं। बाकी देखो, अगर बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, तो ये चुना गया यशस्वी जायसवाल को, ये राजस्थान रॉयल के हैं। जबकि इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन चुना गया ग्लेन मैक्सवेल को, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। उसके अलावा गेम चेंजर ऑफ द सीजन चुना गया शुभमन गिल को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया शुभमन गिल को, और मोस्ट फोर्स इन द सीजन, सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? शुभमन गिल। और सबसे लंबा छक्का लगाने वाले यानी कि लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन, ये किसका रहा? तो आंसर होगा फाफ डू प्लेसेस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। कैच ऑफ द सीजन चुने गए राशिद खान, गुजरात टाइटंस के हैं। फेयर प्ले का अवार्ड मिला दिल्ली कैपिटल्स को। तो इस बार के आईपीएल के ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो एक साथ मैंने आपको बता दिए। पहला आईपीएल कब खेला गया था? 2008 में, जिसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। सबसे ज्यादा बार बात करोगे तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग 5-5 बार इन्होंने जीता है। और आईपीएल का स्पॉन्सर टाटा ग्रुप है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को। तो याद रखना, भी कर्नाटक बैंक के नए एमडी सीईओ बन गए श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। और कर्नाटक से एक नाम आपको याद आएगा, रजनीश कर्नाटक का, अभी बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने थे ये। फिर देवदत्त चंद्र, ये अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। संजय अग्रवाल, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने। वैसे कर्नाटक बैंक की बात करें, स्थापना होती 1924 में, हेडक्वार्टर मंगलुरु कर्नाटक में है, और एमडी सीईओ बन गए श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे डब्ल्यूएचओ के बाहरी ऑडिटर के रूप में फिर से चुना गया? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और इनको अभी एक बार फिर से 2024 से 2027 तक के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। वैसे वे 2019 से इस पद पर हैं और 2023 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी एसएस दुबे, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, अभी 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि महालेखा नियंत्रक बने। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त बने। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव। बाकी डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए तो हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। चलो बताओ, अभी डब्ल्यूएचओ ने भविष्य की महामारियों की बेहतर तैयारी के लिए अभी कौन सी पहल शुरू की? प्रेत पहल। और अभी डब्ल्यूएचओ ने किसे मुख्य वैज्ञानिक चीफ साइंटिस्ट बनाया? सर जेरेमी फरार को। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर में रागनैया देवी मंदिर है, जिसे खीर भवानी मंदिर भी कहा जाता है, जहां पे हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी तरह से आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में ही बंगस आवाम मेले का भी आयोजन किया गया था। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ और पहला अहरबल महोत्सव भी शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में ही। हेरथ महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में होता है। कंचोत महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में होता है। बाकी अगर आपसे पूछे कि अंबुबाची का मेले का आयोजन कहाँ होता है, असम में कामाख्या देवी मंदिर में। वांचुआ महोत्सव ये मनाते हैं असम में और वांगला महोत्सव मनाते हैं मेघालय में। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ आगे फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन ये किस राज्य में शुरू हुई? तो आंसर होगा असम में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। कहां पे? असम में। तो ये ट्रेन किन दो स्थानों को आपस में जोड़ेगी, या यूं कहें किन दो स्थानों के बीच में ये शुरू हुई? तो असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई। और अगर आपसे पूछूं कि देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां शुरू हुई? दिल्ली से वाराणसी के लिए। और दक्षिण भारत की पहली मैसूर से चेन्नई के लिए। अच्छा, वंदे भारत का निर्माण कहाँ किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। वंदे भारत, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और कहूँ तो भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है। मतलब अलग से इंजन नहीं है इसमें, जैसे नॉर्मल ट्रेन में होता है। अच्छा, याद है वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? सुरेखा यादव। और अगर आपसे पूछे ना कि वंदे मेट्रो के बारे में बताओ, तो बताना कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित होगी। उसी का नाम वंदे मेट्रो है। इसका टारगेट रखा है 2030 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेन डेवलप्ड करना, जिसका निर्माण भारत में ही होगा। और आपको याद है, दुनिया का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर इसका निर्माण किया गया, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म है वो अब दूसरे स्थान पे आ गया 1.3 किलोमीटर के साथ। वैसे भारत में फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी कोलकाता मेट्रो, जो कि हुगली नदी के नीचे चलेगी। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अब रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहौटी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एनपीए प्रबंधन में प्रभावशाली रैंकिंग में टॉप पे कौन सा बैंक रहा? तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एनपीए मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब अगर किसी बैंक ने किसी को लोन दिया है, किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को, तो उस लोन का न तो ब्याज टाइम पे आ रहा है, न मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो ऐसे लोन को एनपीए कहते हैं। एनपीए को आप बैड लोन भी कह सकते हो। तो एनपीए को अच्छे से मैनेज करने के मामले में कौन सा बैंक टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसका एनपीए 0.25% से भी कम है, जबकि एचडीएफसी 0.2% एनपीए के साथ दूसरे स्थान पर है इस लिस्ट में, और तीसरे स्थान पर है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये ध्यान रखना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहले बात करते हैं। स्थापना होती है 1935 में। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और एमडी सीईओ इसके एएस राजीव हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्री 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। वैसे तो ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और अभी इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्री 2023 का खिताब भी जीत लिया है। देखो, वैसे मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, तो इस साल की जो पहली फॉर्मूला 1 रेस थी वो बहरीन ग्रैंड प्री थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। उसके बाद सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी, उसको सर्जियो पेरेज ने जीता था, वो भी रेडबुल के हैं। और तीसरी हुई थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। फिर अजरबैजान ग्रैंड प्री हुई थी, उसको सर्जियो पेरेज ने जीता था, रेडबुल के ड्राइवर हो गए। मियामी ग्रैंड प्री, इसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। और अभी हम पढ़ रहे हैं मोनाको ग्रैंड प्री, इसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया है। आपको याद है
अभी भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस ये कहाँ पे हुई? हैदराबाद में हुई थी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मो घर योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने मो घर योजना को शुरू किया है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न और निम्न मध्यम आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी घर बनाने के लिए। तो उड़ीसा सरकार इस योजना में ऐसे सभी परिवारों को कवर करेगी जो मौजूदा हाउसिंग स्कीम में आवास पाने से छूट गए थे, वंचित रह गए थे। और वैसे भी मैंने आपको बताया है, किसी भी योजना के आगे मो आ रहा होना तो उसका संबंध उड़ीसा से होता है। जैसे कि मो बस योजना हो गया, मो परिवार कार्यक्रम हो गया, मो जीवन कार्यक्रम हो गया, ये सब उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। और अब ये मो घर योजना हो गया। बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर आपको मिल जाएगा, जिसको बनाया किसने था? सोम राजवंश ने। कलिंगा स्टेडियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से पहले क्या थी? कटक हुआ करती थी। कटक से 2 प्रश्न याद रखना कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी के किनारे। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये आपको कटक में मिलेगा। और उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग हुआ करता था, इसीलिए उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। और उत्कल दिवस आपको पता है ना, 1 अप्रैल को मनाते हैं। वैसे भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में खोली जाएगी। और देश का पहला फायर पार्क आपको मिलेगा भुवनेश्वर में ही। और इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 में जो होंगे वो भुवनेश्वर में ही होंगे। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। यहाँ पे भीतरकनिका नेशनल पार्क मिल जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क मिल जाएगा, इंद्रावती बांध आपको यहाँ मिल जाएगा इंद्रावती नदी पे, हीराकुड डैम आपको मिल जाएगा महानदी पे, ये भारत का सबसे लंबा डैम भी है। और यहाँ पे अब्दुल कलाम द्वीप आपको मिल जाएगा, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा करते थे। अच्छा, भारत की नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज ये उड़िया है। और क्लासिकल डांस ओडिसी नृत्य है। और आपको पता है ब्लैक पैगोडा टेम्पल हम किसे कहते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं। ये उड़ीसा में मिलेगा। इससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला था? 1984 में। जिस तरह से ब्लैक पैगोडा टेम्पल हो गया, उसी तरह से एक वाइट पैगोडा भी होता है, जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं हम। और ये जगन्नाथपुरी टेम्पल ये कब बना था? 1161 में बना था। किसके द्वारा बनवाया गया था? गंग वंश के द्वारा। अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, वहाँ पे जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा के। और आपको बताएं, अभी टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची आई, उसमें 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया। एक तो उड़ीसा का मयूरभंज है और दूसरा लद्दाख है। और अभी उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। और इस तरह से ये तो देश का तो 37 नंबर का है, लेकिन उड़ीसा का 3रा है। ये जो गंधमर्दन पहाड़ियाँ हैं, इन्हें आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। अभी सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला था गंजम जिला पंचायत को। और आपको बताएं, वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे मिला था? उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का थाने को। और गंजम जिला क्यों फेमस था? बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था इसे। और अभी उड़ीसा सरकार ये जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाएगी। और ये देखो, ये जो दिख रहा है ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था 1981 में। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन मिलती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। चलो पहले तो ये बताओ कि ये 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और अभी इस चैंपियनशिप को जीता है उत्तर प्रदेश ने। किसे हराया? उड़ीसा को हराया। और आपको याद आएगा, अभी उड़ीसा ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को यानी कि स्पॉन्सरशिप को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया।
यानी कि 2033 तक के लिए बढ़ा दिया। और अभी एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। क्यों किया? क्योंकि अभी जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ था उड़ीसा में, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था हमने। वैसे AHF एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटे, उनका नाम है। और अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? हार्दिक सिंह को। महिलाओं में सविता पूनिया को। वैसे पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। और रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे रखा गया। और अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने? क्रेग फुलटन, ये साउथ अफ्रीका से हैं। अभी याद है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी लेह लद्दाख में, उसको ITBP ने जीता है लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप टिर्गी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। और हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज होती हैं, जैसे कि अजलान शाह कप, आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगा स्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गोवा ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 30 मई को। तो गोवा ने अभी 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गोवा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का, और ये 1961 से पहले तक पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। मतलब यहाँ पे पुर्तगाल का शासन था, जिसने लगातार 450 सालों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। फिर हमने कहा भैया बहुत हो गया 450 साल, चलो भागो यहाँ से। और उनको यहाँ से भगाने के लिए 1961 में हमने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। अब बात यहाँ पे गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। देखो गोवा की कैपिटल पणजी हो गई। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं PS श्रेयस पिल्लई। देखो वैसे गोवा से संबंधित 3 डे आपको याद रखने हैं। 30 मई को आपने कहा गोवा का स्थापना दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे होता है, और 18 जून को होता है गोवा क्रांति दिवस। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक ये गोवा में ही तो हुई थी, और यहीं पे सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन होता है। जाओ जाओ फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। और अभी 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन ये पणजी गोवा में हुआ था। और मोपा एयरपोर्ट का नाम यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोज पारीकर के नाम पर रखा गया है। और पहली बार टेबल टेनिस सीरीज का आयोजन ये हुआ गोवा में। और भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्टिवल मनाया गया गोवा में। वैसे देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन भी गोवा में किया गया था। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। फिर आपसे पूछा था नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 75। फिर आपसे पूछा गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण नाम की बुक को किसने लिखा है? शिव प्रसाद ने। इसको लॉन्च किया था उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ने। फिर पूछा पहली खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में। फिर आपसे पूछा मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने SV गंगापुरवाला। फिर आपसे पूछा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। फिर आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऋतिक रोशन ने विक्रम वेधा के लिए। फिर आपसे पूछा अभी किस देश ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता? भारत ने। फिर आपसे पूछा अभी अटल भूजल योजना का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना को कब शुरू किया था? सन 2020 में। और आपसे पूछा तुर्की के नए राष्ट्रपति फिर से कौन बन गए? रेसेप तैयप एर्दोगान। और देखो अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, भूल गए हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन को ज़रूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर देना। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। PDF भी वहाँ पे बना के डाल दी है। और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस राज्य के जागा मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता, तो आंसर होगा उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।